आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की जो कविता है कन्यादान, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। उस कविता के आधार पर जो परीक्षा संबंधी जो प्रश्नोत्तर हैं, उन प्रश्नोत्तरों के बारे में बच्चों हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने वीडियो भाग 1 के माध्यम से पढ़ लिया था कि ये जो कविता है उसके कवि ऋतुराज जी हैं और उन्होंने इस कविता को आज के समाज के जो अवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए लिखा है। तो बच्चों, इस कविता के आधार पर जो प्रश्नोत्तर है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये बहुत बड़ी बात जो माँ ने इस कविता के माध्यम से कही है। तो ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि उसे आज जो समाज की जो वर्तमान अवस्था है उसको देख करके उसे बड़ी चिंता हो रही थी। तो उसने क्यों कहा है कि माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह समाज की बुराइयों और अच्छाइयों से वाकिफ़ थी। उसको पता था, क्योंकि वो महिला थी और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ सहन किया था वो नहीं चाहती थी कि उसे वो सब अपनी बेटी को भी सहन करना पड़े। दूसरी बात है, माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम कोमल, सहनशील और सरल बनना, लड़की जैसी होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, लेकिन अपने ऊपर कभी कोई अत्याचार सहन मत करना। ध्यान रखना है कोई तुम्हें कोमल समझकर तुम्हारे साथ कभी कोई दुर्व्यवहार या अत्याचार ना करे। माँ को इस समाज के अत्याचारों का अंदाजा था। उसको पता था कि समाज में कौन कौन से अत्याचार होते हैं जो हर दिन लड़कियों के साथ होता है। बलात्कार हो रहा है, उनके साथ में उनको दहेज प्रथा के कारण उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनको तरह तरह से उनको क्या नाम से टॉर्चर किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं। तो इन सब के बारे में उस माँ को पता था, इसलिए वो उसे अत्याचार ना सहन करने की सलाह देती है इन पंक्तियों के माध्यम से। माँ कहती है लड़की होना यानी अपने अंदर शीलता है, सौंदर्य है, लड़की वाले सभी भाव रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात किसी के सामने अपने आप को कमज़ोर मत दिखाई देना, कमजोरी सब किसी के सामने व्यक्त मत करना। इसलिए उन्होंने ये लाइन कही है। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये जो एक पंक्ति है, इस पंक्ति के आधार पर जो समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया कि क्यों ये पंक्ति आखिर रखी है कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। क्या हमें पता नहीं कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, लेकिन कवि ने इस लाइन को क्यों लिखा है आखिर में? क्या इस कौन सी स्थिति की ओर इशारा कवि इस पंक्ति के माध्यम से कर रहा है? तो समाज में स्त्री को पहली बात बहुत ही कमज़ोर समझा जाता है। इसके बाद जो एक स्त्री है, शादी के बाद अपने घर को संभालती है, चौला चौका करती है, सबका ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी उसके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। और इतना सब करने के बाद भी स्त्रियों को मानसिक और शारीरिक तौर पर टॉर्चर किया जाता है और स्त्रियां उसे अपनी किस्मत मान लेती है और उस अत्याचार को चुपचाप सहन कर लेती है। मगर जब उनकी तकलीफ बढ़ जाती है और वो अत्याचार सहन नहीं कर पाती हैं तो अपने आप को अग्नि में झोंक देती हैं, जिंदा जला देती हैं, खुदकुशी कर लेती है आग में जल करके। और कई बार ससुराल वाले उसे जिंदा जला देते हैं दहेज के लालच में। माँ इन सब से वाकिफ है, माँ को इन सब के बारे में पता है। उसने अपने आसपास समाज में ऐसी परिस्थितियों को देखा है, इसलिए वह अपनी बेटी को उन परिस्थितियों से लड़ने की सलाह देती है कि हार मत मानना और ना ही कभी अत्याचार के सामने सिर झुकाना है, उसको स्वीकार करना। अगला प्रश्न है बच्चों, इसी लाइन के आधार पर माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? क्यों समझा आखिर में? क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि बेटी को वो सब अत्याचार सहना पड़े। हर माँ अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती है। यह उसका कर्तव्य होता है कि ससुराल भेजने से पहले उसे अच्छे बुरे के बारे में समझाए और उसे सीख दे। ये एक माँ का फर्ज होता है। उसके लिए अब भी उसकी जो बेटी, चाहे वो उम्र में बड़ी हो गई है, तो उसकी बेटी छोटी और मासूम है, जिसे समाज की बुराइयों के बारे में नहीं पता है। वह अपने माता पिता के घर में बिना तकलीफ के रही है, इसलिए उसे चिंता होती है और वह उसे इन सब चीज़ों के बारे में, समाज में होने वाले अनाचार, अत्याचार, दुर्व्यवहार के बारे में उसे सचेत करना जरूरी समझती, ताकि वो उसको जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ आएँ तो उनसे बच कर के वो अपना जीवन यापन कर सके। अगला प्रश्न है, पाठिका आती है धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके मस्तिष्क में उभरती है उसे आपको शब्दबद्ध करना है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है कि लड़की आपको कैसे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ आपको जो इसके माध्यम से कवि कहता है कि जो वो लड़की है मासूम है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। समझ किस चीज़ की है उसे? सिर्फ वह अपने घर में सुख साधनों के साथ पली है, लाड़ प्यार से उसे अपने माँ बाप ने पाला है
उसे कभी तकलीफ़ों का एहसास तक नहीं होने दिया, ना उसे हुआ है। वे अपनी शादी, यहाँ पे कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों के, अर्थात वह शादी के सपनों में खो जाती है। उसे लगता है वह सज धज कर ससुराल जाएगी और सब उसकी तारीफ़ करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, अपनी पलकों पर बिठा के रहेंगे, बहुत प्यार करेंगे उसे। अभी इस नन्ही बच्ची को अपने जीवन में आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, सिर्फ उसने अपने जीवन में सुनहरे सपने संजोए हुए हैं। उन सपनों के आधार पर वो ससुराल में कदम रखना चाहती है। बच्चों, अगला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? क्या कारण है उसे अंतिम पूंजी कवि ने इस कविता के माध्यम से कहा है? माँ के लिए उसकी बेटी ही उसकी दोस्त होती है। वह उसके साथ अपने दुख, उसकी दुख की साथी होती है, दुख उसके साथ शेयर करती है। वो माँ अपनी सारी बातें अपनी बेटी को बताती है, उसे बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा भी करती है। उनका एक दूसरे से एक पल के लिए भी अलग रहना कई बार बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक दूसरे की बातें भावनाएं समझती हैं। वे अपनी बेटी में अपने सारे गुण डाल देती हैं। कहते हैं माँ जो बेटी है माँ की छवि होती है और उसको अपने संस्कारों के साथ बड़ा करती है। जब वही बेटी विदा होती है तो माँ को ऐसा लगता है कि मानो उसने उसका सच्चा दोस्त जा रहा है, उसकी सारी जमा पूंजी किसी को उसने दे दी हो, ऐसा उसको प्रतीत होता है, क्योंकि उसके जीवन का जो सहारा है, साथी है, सुख दुख बांटने वाला जो कंपेनियन है, वो उससे जुदा हो रहा है। अगला प्रश्न, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी है? जाते जाते विदा करते समय क्या क्या सीख दे रही है, जो परंपरागत रूप से हटकर भी है? माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना, हमेशा मन की सुंदरता का महत्व होता है, तन की सुंदरता मायने नहीं रखती है। वो कहती हैं आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, इस आग में कभी अपने आप को मत जलाना। अपना स्वभाव कोमल रखना, लेकिन कभी अपनी भावनाओं से किसी को खेलने मत देना, अपने ऊपर अत्याचार मत होने देना। वस्त्र आभूषण में अपने आप को इतना मत खो देना, तुम अपना व्यक्तित्व निखारना, अपने गुणों को निखारना और अपनी एक अलग पहचान बनाना। सिर्फ वस्त्र और आभूषणों के माध्यम से अपनी सुंदरता को प्रकट करते रहें, उसके माध्यम से तारीफ बटोरते रहें, तो ये अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? जिसको मैंने आपको पहले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था। कन्यादान एक बहुत पुरानी परंपरा है। माँ बाप लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन एक दिन उसे किसी और को दान में दिया जाता है। कन्यादान के बाद बेटी जो पराया धन हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे उसके घर से उसको कोई संबंध नहीं है, उसके माँ बाप के घर से उसको संबंध नहीं है। उसे विदाई के समय यही समझा जाता है कि वह डोली में जा रही है, उसे अर्थी में वापस आना होगा, या तुम्हें कोई अगर कोई लेकर तुमको घर पे आए तो ही आप हमारे पास आना, वरना मत आना। ये सब हमें बहुत अनुचित लगता है। हमें ऐसा लगता है कि मानो बेटी का कोई अपना घर ही नहीं है, इसलिए हमें इस तरह की रीति रिवाजों को बदलना चाहिए। ये जो रीति रिवाज है ये समाज के लिए सही नहीं है, क्योंकि दान जो होता है किसी वस्तु का दिया जाता है और कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है। बच्चों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इस कविता के आधार पर जो प्रश्नोत्तरी के विषय में आपको जानकारी दी है, वो जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।